नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोक साहित्य और लोक साहित्य के विविध आयामों पर एक क्रमबद्ध श्रृंखला शुरू किए हुए हैं। इस क्रम में हम लोगों ने लोक अर्थात जन संपुना जन अर्थात लोगों का एक समूह किस तरीके से लोग में परिवर्तित होता है और वो लोग साहित्य के माध्यम से अपने जनजीवन, अपनी संस्कृति, अपने समाज तथा अपने स्वरूप को अगली पीढ़ी तक प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। हम सब ने इसी ओर पीछे की कुछ सीरीज़ में देखा भी था और भली प्रकार समझा भी था। उसी क्रम में हम आज अगले टॉपिक को लेते हैं और अगला टॉपिक जो कि हम समाज में मनुष्य की स्थिति एवं मनुष्य से समाज का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो उसका जुड़ाव है, उसको पढ़ते हुए हम लोगों ने पीछे की क्लास में देखा था कि किस तरीके से मनुष्य सभ्य समाज बनने से पहले की प्रक्रिया में जंगली जीवन जीता हुआ अपनी स्थितियों को प्रदर्शित कर रहा था। उसके अगले चरण में यदि हम बात करें तो वह समाज बर्बर समाज का है। बर्बर समाज अर्थात बर्बर जीवन जीता हुआ समाज, बर्बर जीवन या समाज का द्वंद्वात्मक स्वरूप। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि इस समाज का जो स्वरूप दिखाई पड़ेगा, इसमें जो मनुष्य या जो जन हमें देखने को मिलेंगे वह द्वंद्वात्मक स्थिति में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे एक मनोस्थिति भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व जो समाज था, जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, वह एक जनजीवन अर्थात अपने जीवन को जीने के लिए जंगली या प्राकृतिक रूप को ज़्यादा करीब पाते थे। वो प्रकृति पे ही निर्भर थे और प्रकृति से ही जो चीज़ें थी वो अनुभव, ज्ञान तथा अनेक प्रकार की सारी प्रक्रियाएं वो प्रकृति के माध्यम से ही किया करते थे। यह तय है कि प्रकृति में या प्रकृति के साथ रहते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं एवं प्राकृतिक स्वरूपों को आप समझते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए यह जरूर आभास हुआ होगा कि हम एक क्यों न एकत्रित जीवन जीने की ओर आगे उद्यत हों या एक सामाजिक जो एकजुटता की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं हम अपने को ढालें और यही परिणति आगे समाज के एक स्वरूप के रूप में देखने को मिलती भी है। बर्बर जीवन मनुष्य का वह जीवन है जिसमें इसे जनयुग भी कहा जाता है। बर्बर जीवन को जनयुग भी कहा जाता है। जनयुग कहने से तात्पर्य यह है कि जो जन है, जो जनता है, जो लोग है, वह अपने स्थायित्व जीवन की ओर अगला कदम बढ़ा रहा था। इससे पहले उसका स्थायित्व निर्भर नहीं था। वह कल आज यहाँ था तो कल पहाड़ी के किसी दूसरे कंदराओं में छुपता था, फिर बरसात होने पर कहीं और ठिकाना लेता था, ठंड होने पर कहीं और स्थायित्व अपना निवास बनाता था। इस तरीके से घुमंतु जीवन उसके जीवनचर्या का हिस्सा था। लेकिन अगले कुछ समय बाद वह इस घुमंतु जीवन को एक स्थायित्व रूप देने की ओर अग्रसर होने लगा। इस स्थायीपन में एक सबसे बड़ी घटना जो इस समय दिखाई पड़ती है वह कृषि जन्य भूमि मिलना अर्थात कृषि की ओर उसका उद्यत होना। कृषि या कृषि योग्य भूमि जैसे ही मनुष्य के क्षेत्र रक्षण में शामिल होती है, मनुष्य न केवल अस्थायीपन को अपना स्वीकार करता है बल्कि वह अपने जीवन की शैली भी बदलता है।
इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो बर्बर समाज है वह उस पुरानी पद्धतियों में कुछ तो परिवर्तन भी करता है, जो कहीं न कहीं सर्वव्यापी और भविष्य के लिए अत्यंत अत्यंत ही आ, अत्यंत ही उत्तेजक या अत्यंत ही अग्रणीय हो सकता है, जो हम आगे देखेंगे भी। लेकिन दूसरी तरफ वहीं इससे कुछ नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक एक बिंदु पर पीछे की क्लास जो हम लोगों ने देखा, उस पे एक एक बिंदु पर हमने बात भी किया था और यह जानने की कोशिश की थी कि इस समय का जो मानव है वो मानव किस तरीके का जनजीवन अपना जीता है। तो इस तरह यहाँ जो मानव दिखाई पड़ेगा वह कबीलाई जो जीवन है, कबीलाई जीवन या इसी को जनयुग जीवन भी कहते हैं। कबीलाई जीवन कहने से तात्पर्य यह है कि वह एक समूह में रहने की ओर अब धीरे धीरे अपने को ढालता जा रहा था। वो कबीला के रूप में एक जगह पर, एक स्थान पर एक साथ कई लोगों का एक समूह इकट्ठा करके रहने लगा था। यही स्वरूप हम आगे गण या जन के रूप में देखते हैं। जब हम अपने ऐतिहासिक स्वरूप को देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम इसको बहुत ही भली भांति देखते हैं। इसे जन या गण के रूप में जाना जाता है। जैसे एक है शिवजन। इसी शिवजन से, जो शिवजन के कुछ लोग थे, इसी से शिव जनपद बना है। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि 16 महाजनपदों की एक रूपरेखा हमारे इतिहास में देखने को मिलती है। 16 महाजनपद जिसकी बात हम अपने इतिहास में पाते हैं, उसका यहाँ जिक्र आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस जन की बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो जन यही है और यहीं से 16 महाजनपदों की उत्पत्ति देखी जाती है। छोटे छोटे गण या छोटे छोटे राज्य अपने जो स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं और अपने उत्तराधिकार या अपने वर्चस्व के रूप में आगे बढ़ने की ओर हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। ये पहलू प्रारंभिक दौर की है, इसीलिए इस दौरान जो गण या जो जन या जो समूह इस तरह से उत्पन्न हो रहे होते हैं या बन रहे होते हैं, उनमें इस तरह की अभी खुखार प्रवृत्ति नहीं होती है, जैसे कि हम आगे देखते हैं। जो आपसी द्वंद्व, आपसी लड़ाई, आपसी कहीं ना कहीं क्षेत्राधिकार को कब्जाने की स्थिति देखने को मिलती है या ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने की जो स्थिति देखती है, वो काफ़ी बाद के समय की स्थिति है। शुरुआती दौर में यह स्थिति कम दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ये मनुष्यों की जो एक स्थिति देखकर जो दिखाई पड़ती है, इसमें कहीं ना कहीं समाज की जो स्थिति है, अगर हम समाज पर बात करें तो समाज, इस समय का जो समाज है वो मातृ शतात्मक समाज से पितृ शतात्मक समाज में कहीं ना कहीं बदल रहा होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मातृ शतात्मक समाज था, जो जंगली जीवन था, वहाँ पर माता को ज़्यादा प्राथमिकता दी और माता को ज़्यादा प्राथमिकता देने से कहीं ना कहीं उस समाज में मातृत्व भाव ज़्यादा ही उत्पन्न था और यही मातृत्व भाव माता अर्थात उसके वंश के रूप में पुत्री को श्रेष्ठ मानता था। लेकिन इस समय के जो समाज है उसमें मातृत्व समाज को ज़्यादा नहीं बल्कि पितृ समाज को ज़्यादा प्राथमिकता मिलने लगी। ये एक प्रमुख घटना के रूप में देखा जा सकता है। जब पितृ शतात्मक समाज बना तो यहाँ पर यह जायज़ है, पितृ शतात्मक समाज में पुत्र को प्राथमिकता मिलती है और पुत्र ही वंश के रूप में आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये द्वंद्वात्मक समाज इसलिए भी कहा जाता है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति इसलिए भी कहा जाता है कि इस समय कहीं न कहीं जो कर्ता धर्ता होते हैं, जो मनुष्य इसमें शिक्षित होंगे, जो समझदार होंगे, जो जागरूक होंगे, शिक्षित कहने का मतलब शिक्षा से ही नहीं, उनके विचारों में कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं वो सोचने की एक
अलग क्षमता रखते होंगे, उत्तरोत्तर क्षमता रखते होंगे, इस तरह के जो व्यक्ति होंगे उनमें ये भाव निश्चित तौर पर उत्पन्न हुआ होगा कि कहीं न कहीं माता का कर्तव्य या माता का जो जो क्षेत्र है वह कहीं न कहीं बहुत शारीरिक या मानसिक बनावट के हिसाब से वो एक लिमिट या अर्थात निर्धारित क्षेत्र है। इसीलिए उनके वर्चस्व से कहीं ज़्यादा पुरुषों का वर्चस्व निर्धारित हो सकता है और यही कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक समाज को उत्पन्न करने या पितृसत्तात्मक समाज को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर हुआ होगा। ये कहीं न कहीं एक पक्ष हो सकता है, जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मातृसत्तात्मक समाज जो इससे पूर्व चलता था, इसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी, जो स्त्री हुआ करती थी, उनकी जो स्थिति थी वो स्वतंत्र थी, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से यहाँ कार्य करती थी। स्वतंत्र कहने का मतलब है कि पुरुषों के साथ मित्रवत भाव था, वो पुरुष उनके ऊपर गुलामी का भाव नहीं रखते थे, उनके साथ मिलकर रहना, कोई कार्य साथ साथ करना या संपत्ति, जो भी संपत्ति हुआ करती थी उसमें हस्तक्षेप पुरुषों का जितना होता था उतनी महिलाओं का होना, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर चला करती थी। लेकिन जब पितृसत्तात्मक समाज बनता है, यहाँ स्त्रियां परतंत्र की भूमिका हो जाती है। परतंत्र कहने का मतलब है अब वह स्वतंत्र नहीं बल्कि दूसरे पर निर्भर होने की स्थिति आती है। आप गौर करेंगे कि जब किसी भी समाज में जिसकी अस्तित्व या जिसकी कहीं ना कहीं छवि को कम करके आंका जाता है, तो उस समाज में वह व्यक्ति न केवल कमज़ोर होता है बल्कि वह धीरे धीरे पलायन की स्थिति में अत्यंत दुर्बल भी बनता जाता है। यही स्थिति स्त्रियों की भी दिखाई पड़ती है। स्त्रियां इस समय जो उनके पूर्व पहले की स्थिति में जो एक भाव था, जो आपस में मिलजुल के रहने की एक स्थिति थी, जो आपस में कोई कार्य करने के लिए, चाहे वो शिकार खेलना हो, चाहे किसी से युद्ध करना हो, चाहे वो हस्तकला हो या किसी भी कार्य में, वह पुरुषों के साथ जो कंधा से कंधा मिलाकर चलने की एक भाव योजना दिखाई पड़ती थी, वह अब योजना यहाँ पर विफल दिखाई पड़ती है। अर्थात स्त्रियां अब केवल एक दायरे के रूप में दिखाई देने लगती हैं। धीरे उनकी इस क्षमता को कम करने की एक पूर्णतः योजना दिखाई पड़ती है। अगर इसको हम आज के भाव में साजिश कहें तो ये भी कोई गलत नहीं, लेकिन हम जैसा कि पाते हैं कि उस समय जो स्त्रियां हैं, उस समय की स्त्रियों में यह भाव दिखाई पड़ना कहीं ना कहीं आज की गुलामी की जो स्थिति है वही आज भी बनी हुई दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से जो स्त्रियां इस समय दिखाई पड़ती थी, वह स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे परतंत्र रूप में दिखाई पड़ती है और यही परतंत्र का भाव उन्हें गुलामी की तरफ ढकेलती है, जो आज भी बरकरार है। जहाँ तक पिता यहाँ पर विवाह की बात की जाए, सामाजिक स्थिति में एक विवाह भी आता है। समाज में मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो पुरुष और स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी पुरुष और स्त्री के मिलने से समाज का निर्मित होती है, समाज निर्मित किया जाता है। और वही कहीं ना कहीं जब हम एक पुरुष का दूसरे पुरुष, एक स्त्री का दूसरे स्त्री या कई व्यक्तियों का आपस में मिलजुल कर कोई योजना कार्य करना या एक दूसरे से अपने हाव भाव को व्यक्त करना, ये सारे क्रमबद्ध रूप देखते हैं तो हम समझते हैं कि यह कौन सी कला के निर्मित की जा रही है, तो ये सामाजिक कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस सामाजिक व्यू में जहाँ स्त्रियों की स्थिति देखने को मिलती है, वहीं विवाह की स्थिति पे भी यदि गौर करें तो विवाह की स्थिति भी एक रूपतः दिखाई पड़ती है। और जैसा कि हमने कहा कि इस समय पितृसत्तात्मक समाज का रूप ढल चुका था, तो पितृसत्तात्मक रूप होने से कहीं ना कहीं पिता की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात पुरुष जो होता है वह ज़्यादा बलशाली धीरे धीरे बनने लगता है और यही बलशाली रूप उसे कई कंडीशनों में बांटता है, कई स्वरूपों में दिखाई पड़ता है। अर्थात विवाह के लिए पुरुषों पे कोई अधिकार या कोई नियम नहीं बनाया जाता, जो कि आगे हम देखते भी हैं।
बल्कि यह कहा जाता है कि एक स्त्री के लिए एक पुरुष, अर्थात कहने का मतलब कोई भी एक स्त्री होगी, स्त्री कोई भी स्त्री हो, उसे एक ही पुरुष से वर्ण करना होगा, अर्थात विवाह की एक संगति करनी होगी, एक बंधन में बंधना होगा, और वह कई पुरुषों से इस विवाह नहीं कर सकता। लेकिन यह स्त्रियों के लिए केवल लागू थी। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं था, अर्थात पुरुष इस बंधन से मुक्त थे। पुरुषों के लिए कोई बंधन नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बंधन या स्वीकृति समाज ने स्त्रियों को बनाया, स्त्रियों को कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र दिया, वह स्वीकृति या वह विचार पुरुषों के जेहन में नहीं डाला या पुरुषों के लिए नहीं बनाया, बल्कि पुरुषों के लिए स्वीकृति अमान्य थी। वो अपनी मनमर्जी से एक स्त्री अथवा अनेक स्त्री, अनेक कहने का तात्पर्य यहाँ 2, 3 या 4, यहाँ तक कि कई स्त्रियों से संसर्ग कर सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम यह गौर करते हैं कि स्त्रियों पे जो बंधन विवाह के संबंध में बनाया गया, विवाह के संबंध में यह कहा गया कि स्त्रियां इस समय एक निश्चित दायरे के अंतर्गत रह सकती हैं, उनके लिए एक कानून का होना आवश्यक है, एक नियम का होना आवश्यक है। इससे कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक ढांचा, जो हमारा समाज का स्वरूप होगा, वह निर्धारित होगा। यह स्थिति कहीं ना कहीं स्त्रियों के लिए बनाया गया। लेकिन जब पुरुषों की बात आई, चूंकि ये बनाने वाले कर्ता धर्ता भी पुरुष हुआ करते थे, इसीलिए ये पुरुषों ने स्वयं के लिए यह व्यवस्था कहीं ना कहीं उचित नहीं मानी होगी या माना, क्योंकि उनको यह महसूस हुआ कि जो व्यवस्था यह दिखाई पड़ रही है या देखी जा सकती है वह पुरुषों के अनुकूल नहीं। इसलिए पुरुष एक से अनेक, एक स्त्री यदि वह रखता है तो भी ठीक है, या अनेक स्त्रियों से कहीं ना कहीं अपने को जोड़ता है तो भी वह गलत नहीं है समाज के लिए। अब ये अनेक जो स्त्रियों की जो बात की जाए तो इसमें दासियां भी आ सकती हैं, इसमें गुलाम स्त्रियां भी आ सकती हैं, इसमें रखैल स्त्रियां भी आ सकती हैं, इसमें वेश्या औरत, जो वेश्या स्त्रियां हैं वो भी आ सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पुरुष से इस प्रकार की स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का जुड़ाव होता है तो वो समाज के लिए कोई नकारात्मक भाव नहीं उत्पन्न कराता, और न ही इस पे समाज किसी तरह की कोई नियम या कोई बंधन बनाने की ओर आगे दिखाई पड़ता है। तो ये सारी की सारी गुलामी या सारी की सारी जो भी एक परेशानी दिखाई पड़ती है, ये स्त्रियों के लिए दिखाई पड़ती है, ताकि वह एक नियम कायदे और एक मानसिक रूप से एक उचित समाज को ढालने में, जिसमें पुरुष अपने को शक्तिशाली बनाए और स्त्रियां या जो महिलाएं हो वो पुरुषों के अधीन रहकर समाज की आगे परवरिश करें, इस रूप में देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की अत्यंत ज़रूरत है कि अभी इस समय कोई पारिवारिक दृष्टि नहीं बनी थी, परिवार का स्वरूप अभी धीरे धीरे बन रहा था। लेकिन अगर पूर्णतः हम परिवार का जो आज का स्वरूप देखें वह अभी बिल्कुल विकसित नहीं हुआ था। यह परिवार धीरे धीरे समाज को आगे बनाएगा, धीरे धीरे ये परिवार ही आगे आगे विकसित करेगा और यही परिवार आगे एक विशाल रूप लेकर समाज का रूप धारण करेगा। लेकिन अभी स्थिति यह है कि यह पारिवारिक रूप धीरे धीरे बन रहा था, अभी पूर्णतः बना नहीं था। जहाँ तक हम संपत्ति की बात करें, क्योंकि किसी भी
समाज में संपत्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संपत्ति ही मनुष्य को कहीं ना कहीं एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित या सुनियोजित कार्य करने के लिए उद्यत करती है। तो संपत्ति की जहाँ तक हम बात करें तो संपत्ति इस समय, जैसा कि पहले अस्थायी रूप दिखाई पड़ता था संपत्ति के मामले में, अस्थायी कहने का तात्पर्य है कि उस समय व्यक्ति अस्थायी थे, जो मनुष्य थे वो अस्थायी रूप में रहा करते थे और ये अस्थायी होने से कहीं ना कहीं उनके पास संपत्ति के लिए कोई उस तरह से विचार नहीं था कि हमें संपत्ति इकट्ठा करके रखनी है या संपत्ति हमारे लिए हो सकती है। फिर भी जिन चीज़ों पे उनका आकर्षण ज़्यादा था, जो अपने जीवन के आहार के रूप में देख सब पाते थे, उसमें कच्चा मांस जो सर्वोपरि था, जिसको वो इकट्ठा करते थे, फल, मछली, ये तमाम तरह की चीज़ें जो उनकी संपत्ति में शामिल था। इसमें पत्थर भी था, क्योंकि पत्थर और हड्डियों से वो हथियार बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए कहीं ना कहीं संपत्ति होती थी। और अस्थायी का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य था वो अस्थायी था और अस्थायी जीवन में वो इन सारी चीज़ों को उतना ही संवरण करता था जितना वो अपने साथ लेकर जा सके। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हम पुरानी जो पहले है, इससे पहले का जो जीवन है जिसको जंगली जीवन हम कह रहे थे, उसमें देख पाते हैं। अब जो मनुष्य है धीरे धीरे अस्थायित्व रूप भी लेने लगा। कुछ मनुष्य अस्थायी जीवन अभी नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अधिकतर कुछ मनुष्यों में यह देखने को मिला कि वो अपना अस्थायी जीवन वो अब इकट्ठे एक जगह रहने की योजना कर रहे थे। जब उनके पास अस्थायी जीवन आ गया तो एक सबसे बड़ी घटना यहाँ पर एक और होती है, जो है आग। आग की खोज, ये भी एक अस्थायी जीवन का मूल रूप है और एक मनुष्य को आगे बढ़ने, विकसित करने तथा उनको एक नई ऊर्जा देने के लिए भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। इसी आग के कुछ दिन बाद लोहा की भी कहीं ना कहीं खोज होती है, अर्थात लोहा भी मनुष्य के हाथ लगता है और ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मनुष्य को बहुत ही वृद्धि भी करती है और कहीं ना कहीं समाज को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने में भी अपनी महती भूमिका निभाती है। तो अस्थायीपन जैसे ही मनुष्य का शुरू हुआ, वह धीरे धीरे सूखे फल, हड्डियां तो वो पहले से इकट्ठा कर रहा था, वो अपने साथ लिया रहता था। इसमें सींग, चमड़े, जो जानवरों का शिकार करता था तो उसमें सींग जो उसके होते थे उसका वो कहीं ना कहीं उत्पादन करता था और उससे कहीं ना कहीं वो अपनी अन्य विकसित चीज़ों को जो वो अपने जीवन के रूप में या किसी कार्य के रूप में वो ला सकता था, उसके लिए वो इस्तेमाल करता था। इसके अतिरिक्त अस्थायी जीवन मिलने से कहीं ना कहीं कृषि और पशुपालन भी यह शुरू करता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली चीज़ है, इससे पूर्व का जो जीवन है वो अस्थायी है और अस्थायी रूप जीवन जीने से कहीं ना कहीं मनुष्य एक स्थान पर तो टिक नहीं पाता था, एक स्थान का कहीं ना कहीं निवासी नहीं बन पाता था। वह कभी इस स्थान पे तो कभी उस स्थान पे अलग अलग जगहों पे वह रहता था। अलग अलग जगहों पे जब वह रहता था तो इस तरीके से वह जीवन में अपने उन्हीं चीज़ों का वर्ण कर पाता था जिन चीज़ों से वह अपनी आसानी से क्षुधा को शांत कर पाए, अर्थात भूख को मिटा पाए। और इसलिए आप देख सकते हैं कि इस समय की जो संपत्ति के रूप में उसके पास जो ज़्यादातर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वह कुछ खान पान की चीज़ है और कुछ जो है वो शिकार खेलने अर्थात अपनी सुरक्षा करने की चीज़ है। लेकिन जैसे ही अस्थायीपन मनुष्य का शुरू होता है, उस अस्थायीपन के मिलने से कहीं ना कहीं वह सूखे फल को अपने पास इकट्ठा करने लगा। इसके अतिरिक्त वह मांस को अब यहाँ एक चीज़ और गौर करने की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो कच्चा मांस अब उसे मिला ही नहीं या कच्चा मांस से उसका मुंह भंग हो गया। वो कच्चा मांस जरूर मिल रहा, वो लेता, ये भी उसके जीवन में संपत्ति के रूप में शामिल है।
फल फल भी था, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक फल किस फल को रख पाता था? वो सूखे फलों को। कच्चे जो फल होते थे वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते थे। यही कारण है कि पूर्व जीवन में जल्दी खराब हो जाने वाली चीज़ थे, वो 2 से 3 बहुत ज़्यादा हफ्ते भर के लिए वो चीज़ों को इकट्ठा कर पाता था। लेकिन जो कच्चा मांस या मछली हुआ करती थी, इसको भी हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाते। लेकिन एक घटना यहाँ पर आप लोगों को मैंने कहा कि आग की खोज हुई। जैसे ही उसे आग मिला, इस आग से वह कच्चे मांस या मछली को वो भून कर भी रख सकता था। और यही कारण है कि वह कच्चे मांस को अब कच्चा नहीं खाना बल्कि स्वाद के साथ खाने की ओर उद्यत हुआ। आग की घटना में कहीं न कहीं मनुष्य एक समय ऐसी स्थिति को पाया होगा जब वह धीरे-धीरे किसी जंगल में रह रहा होगा और अचानक किसी दावाग्नि की इस स्थिति में स्वयं को पाया होगा, तो निश्चित तौर पर वह आग के चमत्कृत रूप को देखकर चकाचौंध तो भय हुआ ही होगा। यही चकाचौंध उसे किसी दैवीय शक्ति के रूप में आगे प्रेरित करेंगी, जिसको अभी हम धार्मिक स्थिति में जब हम देखने जाएंगे या धर्म या ईश्वर के रूप में हम देखने जाएंगे समाज में रहते हुए, तो उसमें हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर उस आग से जो जीव जंतु या फल उससे पक गए होंगे या उसमें जलकर भून गए होंगे, जब उसका स्वादन किया होगा तो निश्चित तौर पर उस कच्चे मांस या कच्चे फल को खाने के स्वाद से कहीं बेहतर उस स्वाद इसे मिला होगा। और यही स्थिति उसके मस्तिष्क को विकसित कर की होगी कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को पका कर या भून कर खाने से हम और बेहतर स्वाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि कच्चा मांस या मछली भी वो खाने के लिए उद्यत था और खाता भी होगा। ये अस्थायी जीवन की रूप में हम संपत्ति के रूप में इसे भी शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हड्डियाँ, जैसा कि वो पहले अपने सुरक्षा के लिए या अपने दैनिक जो कार्य हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता रहा। सींग का प्रयोग, जो जानवरों के स्टिंग हुआ करते थे उनका प्रयोग, चमड़े का प्रयोग अपने शरीर पर लपटने या ढकने के लिए भी प्रयोग करता था, या और भी जैसे थैला बनाना और इस तरह की चीज़ों के लिए भी प्रयोग करता था। सबसे बड़ी चीज़ है कृषि। कृषि इस समय एक बहुत बड़ी घटना है। जब वह मनुष्य धीरे धीरे कहीं स्थायित्व रहा और उसे ये चीज़ आभास हुआ होगा कि कोई बीज जो कि पेड़ से गिरा और पेड़ से गिरने के बाद से वो फिर अंकुरित हो रहा है, अंकुरित होकर वह फिर से पौधा बन रहा है। ये सारी घटनाएं निश्चित तौर पर उसकी आंखों के सामने घटी होगी, या इसी तरीके की कोई और घटना जो उसके साथ घटी होगी, यही उसे कहीं ना कृषि की ओर उद्यत की होगी। और आज की जो कृषि का हम विस्तृत रूप देखते हैं, यह प्रारंभिक दौर के उस मनुष्य की ओर प्रेरित की होगी और वह मनुष्य कहीं ना कहीं कृषि की ओर उद्यत हुआ होगा। इसके अतिरिक्त पशुपालन, जो कि इस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ये अंतिम दौर की घटना हो सकती है या होती है, जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन के दौरान देखा भी कि यह पशुपालन की स्थिति उसे जब स्थायित्व रूप लेने लगा तो वह कुछ जानवरों को भी मारता था, जानवरों का शिकार भी करता था। तो उन जानवरों का शिकार वह तो चमड़े, सींग और मांस खाने के लिए किया करता था। लेकिन एक स्थिति यह भी आई होगी कि वह जानवरों को पकड़कर कहीं ना कहीं लेकर आया, और लेकर आने के बाद उसने देखा कि इन पशु या इन जानवरों से हम कुछ और भी कार्य कर सकते हैं, जैसे खेत की जुताई करना, जैसे किसी सामान को लाद कर उस पे से ढोना, जैसे कि उसके दूध को निकालकर उसका स्वाद करना। यह दूध निकालने की ही स्थिति है जो उसे बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन हैं उस उधर उद्यत करता है। तो कहीं ना कहीं आवश्यकताएं ही अलग आवश्यकताएं ही किसी न किसी चीज़ को जन्म देती है। यह कहना कहीं ना कहीं इससे भी जाना जा सकता है कि दूध से, जैसे दूध की आवश्यकता उसे पूर्ण करने के लिए जानवरों की जरूरत पड़ रही, और वही जानवरों से जो निकला दूध है उसे रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ी, तो वो बर्तन की तरफ बढ़ा होगा और मिट्टी के शानदार बर्तन वो बनाने के लिए उद्यत हुआ होगा, जो कला के रूप में हम इसे देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्थायित्वपन उसके जीवन में किस तरीके से विकास करता है, इसको हम यहाँ पर एक एक करके देख पा रहे हैं। तो इस समय एक आविष्कार के रूप में यदि हम बात करें, तो आविष्कार के रूप में इस समय जिस चीज़ों का आविष्कार मनुष्य कर रहा है वह है एक आग और दूसरा है लोहा। तो ये दो चीज़ों का यहाँ पर आविष्कार किया गया, और यही आविष्कार मनुष्य के जीवन में न केवल एक बड़े
एक बड़े स्वरूप का स्वरूप को पैदा करती है, बल्कि भविष्य के लिए भी उसका एक निश्चित रूप उत्पन्न करने या एक निश्चित दायरा उत्पन्न करने की ओर उद्यत भी करती है। जहाँ तक हम इस समय हथियार की अगर बात करें, चूँकि हमें लोहा मिला है, तो हम हथियार भी देखना चाहेंगे कि इस समय हथियार का जो कार्ययोजन किया जा सकता था या हथियार के रूप में मनुष्य प्रयोग करता था, उसमें किस तरह के हथियार होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले लकड़ी के हथियार थे, हड्डी के हुआ करते थे, हड्डियों के, पत्थरों के हुआ करते थे। अब उसे लोहा एक बड़ी वस्तु हाथ लग गई थी, और वह लोहा ऐसी थी कि जिसे तोड़ पाना तो बड़ी मुश्किल हुआ करता था, बल्कि उसे किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ पर मारना, उससे प्रघात करना भी आसान हुआ करता था। तो ये एक चीज़ हाथ लगी जिसका स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है, और इससे कहीं ना कहीं जो धारदार तरह के धारदार धारदार तरह के हथियार होते थे, उनको बनाने में आसानी हुई। लोहा को आप जितना भी चाहें पतीला, नुकीला, नोकीला भी बनाया जा सकता था। नोकीला, चापट तो पहले बनाया ही गया था, चापट किस्म का। तो ये अलग अलग स्वरूप में हथियार के रूप में ढाला गया, और यही स्वरूप आगे चलकर तलवार और भाले, बर्छे, इन सारी चीज़ों में दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल जो प्रारंभिक दौर है हथियारों का, वह हड्डियों, लकड़ियों, पत्थरों, लोहों, इस तरह की चीज़ों में देखने को मिलता है, और यही आगे धीरे धीरे विकसित करता जाता है, और फिर यही विकास आगे आगे जैसी जैसी मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, हथियारों का स्वरूप बदलता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है जो हमारे कहीं ना कहीं पूर्वजों की स्थितियों को बताने के लिए सक्षम था। यदि हम इस समय की शासन व्यवस्था की बात करें, तो यह एक महत्वपूर्ण और जरूरी पहलू है। शासन व्यवस्था, जैसा कि आप इससे पहले देख चुके हैं कि जो मनुष्य का स्वरूप था वह जंगली स्वरूप था, और जंगली रूप होने के नाते वह इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता था, क्योंकि वह उसकी संख्या काफ़ी कम थी, और काफ़ी कम होने से वो आपस में शासन की ज़रूरत कब होती है? शासन की ज़रूरत तब होती है जब हम एक बड़े दायरे में, एक बड़े समूह के रूप में एक साथ निवास करते हैं। और एक साथ जब हम बड़े ग्रुप या बड़े समुदाय के रूप में एक साथ निवास करते हैं, तो वहाँ पर आपस में टकराहट, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें होना जायज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय लोगों का समूह, लोगों की जो ज़रूरतें थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। जो जंगली रूप हुआ करता था, इसमें जो मनुष्य हुआ करते थे, उनकी ज़रूरतें भी कम थी, ज़रूरत भी कम हुआ करती थी, और उनकी संख्या भी कम थी। वो एक स्थान पे निवास नहीं करते थे, अर्थात अस्थायी जीवन था, और अस्थायी जीवन होने से उनके लिए शासन व्यवस्था बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो बर्बर समाज है, बर्बर समाज, उसका जो मनुष्य है वह अस्थाई जीवन जीने के लिए उद्यत होता है, अर्थात अपने को अस्थाई जीवन में ढालता है। जब अस्थाई जीवन में ढालता है तो उसकी संख्या बढ़ती जाती है, और संख्या बढ़ने से कई प्रकार की आपसी टकराहट, एक तो आपसी टकराहट होती है, इसके अतिरिक्त जो बाहरी सुरक्षा की जो भाव है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हैं। बाहरी सुरक्षा कहने के आपसी टकराहट का तात्पर्य यह है कि जब हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह की संख्याओं में बंटने लगे, जब हम ज़्यादा संख्या होने लगी, और ज़्यादा संख्या होने से एक जगह पर कई लोग जब स्थान निवास करने लगे, तो यह जायज़ है कि सबकी विचारधारा एक समान तो होगी नहीं। यही कारण है कि आपस में टकराहट की स्थिति भी देखने को मिलती है, अर्थात आपस में युद्ध भी होने लगता है, आपस में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। तो एक तो स्थिति यह भी बनती है कि इनको कहीं ना कहीं एक नियम बनाकर ही इनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है,
और इन पर कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित या अच्छे तरीके से रहने के लिए आप उद्यत हो सकते हैं। उनको नियम के दायरे में बांधकर ही उनको एक जगह पर अस्थायित्व रूप में बनाया जा सकता है। जहाँ तक बाहरी सुरक्षा की बात है तो बाहरी सुरक्षा दो तरीके से थी। एक बाहरी जो डर था वह था किसी शत्रु द्वारा आक्रमण करना। दूसरी चीज थी शत्रु द्वारा आक्रमण करने का मतलब है कि एक कबीला दूसरे कबीला पर भी आक्रमण करता था। जैसे इस कबीले का एक रूप है, यहाँ एक कुछ लोग निवास करते हैं, फिर यहाँ कुछ लोग निवास करते हैं। तो जब वह अपने से विपरीत या अपने से अलग लोगों को यहाँ देखते हैं तो उनकी ये इच्छा होती है कि इनके पास जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको कैसे हम प्राप्त करें, और इस प्राप्त करने की ओर ही आपस में युद्ध होते थे, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो इन लड़ाइयों को देखते हुए भी जो कबीलाएँ थी अपनी अपनी शासन व्यवस्था बनाती थी, अपने लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती थी ताकि वह शासन करे और उस शासन में जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं उससे सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी ले या जिम्मेदारी बनाने की योजना करे। तो एक तो ये था। दूसरा था किसी जो ज़रूरत योग्य चीज़ें थी, जैसे कि व्यवस्था को चलाना, व्यवस्था या जो कबीला या व्यवस्था को सुदृढ़ रूप देना, ताकि उस सारी चीज़ों को लोग समझें, लोगों पर शासन के लिए, लोगों को जो लोग हैं लोगों को व्यवस्थित जीवन देने के लिए, लोगों को व्यवस्थित जीवन देने के लिए शासन व्यवस्था कहने का मतलब है कि शासन व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए ताकि वह आपस में टकराने वाली जो स्थिति थी उसको भी दूर किया जा सके, और बाहरी किसी शत्रु द्वारा आक्रमण किया जाता है तो उस शत्रु से कहीं ना कहीं अपने को बचाया जा सके। एक तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूरत यह थी कि एक व्यवस्थित समाज का निर्माण किया जा सके ताकि आपस में रहते हुए कोई व्यक्ति एक दूसरे से न लड़ाई झगड़ा करे, न किसी से विभेद करे, न किसी में असमानता का भाव आए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में रही होंगी, उन मानवों के जीवन में रही होगी जो शासन व्यवस्था की नींव रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो स्वरूप है जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वह हम कुछ रूपों में देख सकते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कि चोरी भी होता है। यही जो लोगों को व्यवस्थित जीवन देने का एक परिणाम ये भी है कि चोरी न हो, चोरी डकैती, क्योंकि संपत्ति अब व्यक्तिगत होने लगी थी, और जब संपत्ति व्यक्तिगत होने लगी तो इससे एक दूसरे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं यह भाव जरूर उत्पन्न होने लगा होगा कि उसकी संपत्ति इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, हम उस संपत्ति को चुराना या उससे छीन लेना यह अगर कर पाएं तो निश्चित तौर पर हम ये सफल हो पाएंगे कि उसके जैसा भी कहीं ना कहीं हम बेहतर हो पाएंगे, उसके जैसा बन पाएंगे। तो ये चोरी डकैती हत्या ये सारी चीज़ें बढ़ने की ओर उद्यत होने लगी, और यही बढ़ावा कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था की नींव रखने के लिए ज़रूरी दिखाई पड़ती है। तो शासन व्यवस्था की नींव रखने में ये सारी घटनाएं महत्वपूर्ण तो है ही हैं कि उसमें कहीं ना कहीं शत्रुओं से आक्रमण से जो सुरक्षा हो, दूसरा आपसी टकराहट या आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं बचाव किया जाए, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ हमने यहाँ पर जिक्र किया कि जो लोगों के लिए एक व्यवस्थित जीवन, ताकि उनके मध्य किसी असमानता का रूप न दिखाई पड़े, चोरी डकैती मारपीट हत्या ये सारी चीज़ें नहीं हो, इसके लिए भी शासन व्यवस्था का स्वरूप निर्मित होता है। इस शासन व्यवस्था के स्वरूप में जैसा कि हम अध्ययन के दौरान पाते हैं कि इस शासन व्यवस्था के स्वरूप में एक पंचायती रूप देखने को मिलता है। पंचायती जैसा कि आज हम समझ पाते हैं ठीक उसी तरीके की व्यवस्था थी, और यह पंचायती स्वरूप में जो हुआ करते थे ये
संघ रूप में हुआ करते थे, अर्थात कुछ लोगों के द्वारा मिलकर और उन्हें बनाया जाता था, जिसमें से जो समाज के वयस्क लोग होते थे। वयस्क कहने का मतलब है कि जो अपने जीवन में काफ़ी अनुभव इकट्ठा किए हो, या तो वो काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हों और एक सामाजिक रूप को धारण करने वाले हों, उनके अंदर किसी प्रकार का विभेद नहीं हो। तो इस तरह के जो लोग हुआ करते थे, या बुजुर्ग लोग भी इसमें शामिल कर दिए जाते थे। जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग इसलिए ताकि वो अनुभवी तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा जो किया गया निर्णय होता था वो कहीं ना कहीं सबके लिए सर्वमान्य होता था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में इकट्ठा थी। तो ये पंचायती जो ये शासन व्यवस्था जो बनाई गई थी, ये शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं, शासन व्यवस्था की ज़रूरत किस लिए पड़ी? तो इसके लिए ताकि आपसी झगड़े ना हो, आपसी झगड़ों से बचाव के लिए बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा हेतु, और जो संपत्ति होती थी, संपत्ति की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा। ये संपत्ति जब व्यक्तिगत होने लगी, पहले सामूहिक थी। सामूहिक कहने का मतलब है जब संपत्ति को सामूहिक रूप दिया जाता है तो वहाँ एक दूसरे के पास जितनी संपत्ति होती है वो अन्य के पास भी होती है, तो फिर वहाँ युद्ध की स्थिति बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जाती है तो इस संपत्ति में एक व्यक्ति जहाँ तक बहुत कम संपत्ति को रखता है तो दूसरा व्यक्ति उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति को रखता है। यह भाव कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के अंदर, जिसके पास संपत्ति कम होती है, चोरी, डकैती, लूट, मार, हत्या, इस सारी चीज़ों को, वारदात को जन्म देती है। और यही कारण है कि आगे वह व्यक्ति जो इन सारी चीज़ों से वंचित है, इन सारी जो नकारात्मक कार्य हैं उधर की ओर अपने को पाता है। तो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप इस समय धीरे धीरे अब बन रहा था या बनने की ओर अग्रसर था, इन सारे बिंदुओं को हम उसमें देख पाते हैं या देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट, एक बहुत बड़ा द्वंद्व की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि ये धीरे धीरे कितनी परिस्थितियों या कितनी घटनाओं को मनुष्य के अंदर जो उस समय विद्यमान थे उनके अंदर ये डाल रहा होगा, उनके अंदर उद्दीप्त कर रहा होगा, उत्तेजित कर रहा होगा किसी भी निर्णय को लेने या करने के लिए। अब हम यदि संस्कृति की बात करें, संस्कृति की, तो इस समय की जो संस्कृति थी वह, आप जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ कि अस्पष्ट नहीं होगी। अस्पष्टता क्यों? क्योंकि इस समय जो परिवार का स्वरूप कम दिखाई पड़ रहा था, पारिवारिक जीवन कम था, परिवार जो था वो कम था, पारिवारिक जीवन। और पारिवारिक जीवन जब होता है तो संस्कृति, वहाँ रहन सहन, खान पान, आचार विचार, एक दूसरे से मिलकर जो भी चीज़ें होती हैं, बोलचाल के, संस्कार के, ये सारे रूप दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अभी ये प्रारंभिक दौर है। प्रारंभिक कहने का मतलब शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर होने से जो थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिलती है उससे हम आज की संस्कृति को देखने लगे कि जिस तरह से आज हम संस्कृति का स्वरूप देखते हैं तो वो हमें यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। तो यह स्थिति हमें अब अस्पष्ट रूप में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वह स्थिति आगे जब सभ्य समाज का दास्य युग देखेंगे तो वहाँ पर यह संस्कृति का रूप पारिवारिक रूप के रूप में देखने को मिलती है। और वहाँ फिर 16 संस्कार, फिर उसके बाद से आपस में जो गीतों का निर्माण होगा, लोक का निर्माण होगा, लोक से लोक जनजीवन का निर्माण होगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वहाँ मिलने लगेंगे, जिसमें जन्म पर, मृत्यु पर या विवाह के समय तमाम तरह के उत्सव मनाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो देवताओं की आराधना के स्वरूप में चीज़ें आएंगी। ये धीरे धीरे अगले स्टेप में हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उस तरह की स्थिति यहाँ अभी नहीं दिखाई देती है, इसीलिए हम इन सभी चीज़ों पर अभी हम कुछ स्पष्ट नहीं कह पाएंगे या स्पष्टता देखने को नहीं मिलती है।
जहाँ तक धर्म की बात है, तो धार्मिक स्थितियाँ इस समय थोड़ी सी दिखने लगी थी। इससे पूर्व हम, जैसा कि आप सब हमने देखा भी था, कि इससे पूर्व धर्म की स्थिति न के बराबर थी, और यह न के बराबर इसलिए थी क्योंकि मनुष्य एक जगह स्थायित्व नहीं था, और स्थायित्व न होने से वह किसी तरह की, इस तरह की अलौकिक या दैवी शक्ति के प्रकोप में नहीं फंसा था, और न ही इस तरह की कोई योजना उसके समक्ष होती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन बर्बर समाज में मनुष्य इन सारी चीज़ों से अवगत होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी अभी, कि जब अस्थाई मनुष्य जीवन जीने लगा, जब अस्थाईपन हुआ, तो उसके आसपास बिजली का चमकना, बिजली कब चमकती है? जब बारिश होती है। तो बिजली का चमकना उसके लिए एक नई चीज़ थी, और नई चीज़ होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खलबलाहट उत्पन्न करती थी। इसी तरह से सूर्य का एक उदय होना, सूर्य उदय, चंद्र उदय, बारिश का होना, इसी तरीके से नदियों का प्रवाह या बहना, ये सारी चीज़ें उसके मन में कहीं ना कहीं कुलबुलाहट उत्पन्न करती हैं, और यही कुलबुलाहट उसे एक ऐसे शक्ति की तरफ ले जाती हैं जो उससे अलग शक्ति है, और इसीलिए इसे दैवीय शक्ति के रूप में वो पाता है, दैवीय शक्ति के रूप में मानता है, क्योंकि उसकी यह धारणा है कि यह हमसे कहीं इतर है, कहीं अलग है, और यह अलग होने से कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द नहीं पाते, अपने आसपास नहीं पाते। इसीलिए एक अग्नि, जब आग की खोज हुई थी, तो आग भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो अग्नि देवता की तरफ इंगित करता है। तो इससे जो दैवी शक्ति निकल के आती है, वह यही कारण है कि अग्नि देवता जैसे मानक है, सूर्य देवता मानक है, चंद्र देवता, सूर्य देवता, ये सभी मानक हैं देवताओं के रूप में। वर्षा के रूप में इंद्र मानक हैं। नदियों का रूप जो है वो अनेक प्रकार के दैवीय नामों पे है, जैसे गंगा, यमुना, गंगा देवी, यमुना मैया, इस तरीके से नाम रखा गया है, और भी अनेक तरह की चीज़ें रखी गई हैं। तो ये तमाम तरह के जो नामांकरण किए गए, जो इस तरह की नई नई चीज़ें दिखाई पड़ी, चमत्कृत चीज़ें दिखाई पड़ी, अचानक होने वाली चीज़ दिखाई पड़ी। फिर एक घटना यह भी घटती है, जब अस्थायी जनजीवन मनुष्य जी रहा होता है, तो उसमें एक व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति जो व्यक्तियों के अनेक समूहों में था, वह मृत होता है, और मृत्यु होने पर जब यह मालूम आभास होता है अलग व्यक्तियों को कि यह व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं रहा, अर्थात वह हमारे जैसे क्रियाकलाप को नहीं करेगा, वह मर चुका है, तो यह मरने के बाद वो कहाँ जा रहा है या किस लोक में चला गया, शरीर तो यहीं रह गई, लेकिन हमारी जैसी क्रिया वो क्यों नहीं कर पा रहा है, यह भी कहीं ना कहीं उसे आगे की तरफ एक दैवीय शक्ति के रूप में मानने के लिए प्रेरित किया, और वह इसे ईश्वरीय रूप माना कि वह शक्ति ईश्वरीय है जो इसे मृत करती है, इसे कहीं ना कहीं इस शरीर का नाश करती है, और यही धीरे धीरे चिंतन की पद्धति को जन्म देती है, जो दर्शन का एक मूल विषय कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई भी पड़ता है। तो इस समय का जो धर्म है, जो धार्मिक स्थिति है, कहीं ना कहीं इसी से हम धर्म की उपासना धीरे धीरे आगे हम पाते हैं, और यही धार्मिक स्वरूप हम पूजा पाठ तमाम तरह की पद्धतियों में पाएंगे, और ये चीज़ आगे हमें दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी तो पूजा होने लगी, या एक तरह से किसी शक्ति का स्मरण किया जाने लगा, या मंत्रोच्चारण जिसको हम कहते हैं, मंत्रोच्चारण भी होने लगा। इसी समय मंत्रोच्चारण भी किया जाने लगा। इसके अगले स्टेप में हम यज्ञ कार्य को देखेंगे, क्योंकि अब इसके बाद से धीरे धीरे वही स्टेप आता है आगे की तरह। जो जनजीवन है, जो मनुष्यों का एक जो मानव इस समय अपने ओर आगे बढ़ता है, तो सभ्य समाज में कहीं ना कहीं दासत्व प्रथा दिखाई पड़ती है, और वह दासत्व प्रथा में एक पुरोहित वर्ग भी आता है,
पुरोहित वर्ग जो कि इन सारी चीज़ों को करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये अगले स्टेप की चीज़ है, अगले जो भाग है उसमें हम इस सारी चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल जो धर्म की एक प्रारंभिक स्थिति है उसका किस तरीके से विकास होता है हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो धर्म की भी एक स्थापना हम यहाँ देख लेते हैं और यही धार्मिक स्थिति आज के धर्म से, आज के धार्मिक स्थितियों में किस तरीके से विभेद उत्पन्न करती है, किस तरीके से इसका व्याख्यायित रूप हम आज देख पाते हैं, या किस तरीके से इसमें और भी चीज़ों को जोड़कर एक नया स्वरूप गढ़ दिया गया है। इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे। जहाँ तक भाषा की बात हम करें कि इस समय की भाषा क्या हो रही होगी या भाषा का स्वरूप क्या होगा, तो जैसा कि हमने पहले देखा भी था कि भाषा जो जंगली जनजीवन है, जंगली जनजीवन में भाषा जो है वह कहीं ना कहीं सांकेतिक हुआ करती थी, क्योंकि उस समय का जो मनुष्य था वह संकेतों में अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता था। लेकिन जो बर्बर समाज है उसमें सांकेतिक भाषा के साथ साथ मौखिक भाषा का भी प्रचलन हो गया। अर्थात वह कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण कर चुका था या कुछ ऐसे वर्ण वह अपने पास अपने जीवन में ढाल लिया था जो यह उसे विकसित करने के लिए काफ़ी थे कि ये वर्ण इसी बात को कहने के लिए या इसी भाव को व्यक्त करने के लिए रचे गए हैं या रचे जा सकते हैं। तो वर्णों की कहीं ना कहीं विकास होने से, वर्णों की स्थिति को डेवलप करने से भाषा गठित होता है, शब्द अच्छे अच्छे निर्मित होते हैं और यही शब्द उसको कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ भाषा बनाने में भी कहीं ना कहीं महती भूमिका निभाती है। तो जो भाषा है इस समय संकेतों से होते हुए मौखिक रूप को पहुंचती है और यही मौखिक रूप मनुष्य को आगे विकसित या विकास करने के लिए अर्थात लिखित और लिपिबद्ध लाने के लिए अग्रसर करेगी। ये अगले पड़ाव में या अगले रूप में हम देख पाएंगे। तो फिलहाल हम सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा के रूप में इस समय के समाज को हम देखते हैं। जहाँ तक हम व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय और शिल्प की, पहले व्यवसाय यदि देखें तो इस समय व्यवसाय का कोई उस तरह का रूप नहीं दिखाई पड़ता है जिस समय हम आज के समय में व्यवसाय का रूप देखते हैं। चूँकि यह प्रारंभिक दौर है मनुष्य के निर्माण का, लेकिन फिर भी कुछ व्यवसाय एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूर्ण करने हेतु कुछ चीज़ों की आयातित किया जाता था या दिया जाता था। जैसे मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन, ये बात की चीज़ है, अभी एकदम शुरुआती दौर में नहीं, बर्बर समाज के अंतिम दौर में ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अनाज का आदान प्रदान किया जाएगा, पशुओं का आदान प्रदान किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एक तरह से व्यवसाय की जाएगी। इसी में व्यवसाय का एक घृणित रूप भी आगे देख पाएंगे जिसमें स्त्रियों का भी व्यवसाय किया जाता है। ये आगे के दौर में है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं व्यवसाय के रूप में हम आदान प्रदान करते हैं। इससे पहले हम जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे उसमें फल थे, कच्चा मांस हुआ करता था, इस तरह की चीज़ों का हम आदान प्रदान करते थे। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ने की ओर उद्यत होते हैं। जो आसपास के लोग हुआ करते थे या जो हमारे कुछ दूरी पे रहने वाले लोग हुआ करते थे, ये लोग आपस में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक कार्य करते थे। अर्थात जो उनके पास समृद्ध चीज़ हुआ करती, जैसे मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, अनाज हुआ करता था, पशुएं हुआ करती थी, उन चीज़ों को वो एक दूसरे को देते थे और उनसे जो महत्वपूर्ण चीज़ हुआ करती थी उनसे वो लेते थे। तो ये उस समय की व्यावसायिक पद्धति थी, व्यावसायिक स्वरूप था जिसको हम देख पाते हैं।
जहाँ तक शिल्प की बात करें तो शिल्प के दृष्टि से इस समय का जो समाज था उतना विकसित तो नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि जब मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे तो मिट्टी के बर्तनों पर दीवारों पर, पत्थरों पर, इत्यादि जो स्थान हुआ करते थे उन पर ये कुछ कुछ डिजाइनिंग का कार्य किया करते थे। डिजाइन बनाना, डिजाइनिंग, या कुछ इस तरह की पेंटिंग करना, या कुछ उस पे चित्रकारी करना, पेंटिंग, चित्रकारी, ये सब धीरे धीरे करने की ओर वो उद्यत हुआ करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे इस समय का जो समाज है वो शिल्प की तरफ भी अपने को बढ़ा रहा है। वह धीरे धीरे कुछ चित्रकारी करता है, कुछ पेंटिंग का काम करता है, मिट्टी के खूबसूरत बर्तनों को बनाने की ओर धीरे धीरे जैसे जैसे उसे आवश्यकताएं महसूस होती गए। इसके अतिरिक्त वह अपने खाली समय, जो वो समय को व्यतीत कर रहा था, उसमें कुछ अपनी कुछ चिंतन पद्धति को बढ़ाया और उसको जो ये महसूस हुआ कि हाँ, अब हम कुछ इस तरह की चीज़ों को भी करें जो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए या हमारे लिए, हमारे विकास के लिए ज़रूरी है और दूसरे को उत्साहित, मनोरंजित या प्रेरित करने के लिए भी ज़रूरी है। तो यही कारण है कि वह कुछ डिजाइनिंग चीज़ों को करता है, कुछ कुछ निर्मित चीज़ बनाता है, कुछ नया चीज़ निर्मित करता है और यही उसे शिल्प की ओर बढ़ावा देते हैं। तो ये प्रारंभिक दौर है और ये प्रारंभिक दौर कहीं ना कहीं अचानक तो उत्पन्न नहीं हुए होंगे, लेकिन जब ये प्रारंभिक दौर में मनुष्य अपने को अलग करने की या अलग रूप देने की ओर अग्रसर हुआ होगा तो निश्चित तौर पर वह काफ़ी द्वंद्व की स्थिति में अपने को पाया होगा। और यही द्वंद्व की स्थिति आज के नए निर्माण के रूप में, मनुष्य के नए समाज के रूप में हम देख पाते हैं। तो इसका प्रारंभिक दौर, जो आज हम एक अच्छे सभ्य समाज में जी रहे हैं, सुंदर समाज को लेकर चल रहे हैं, इसके सुंदरता के पीछे एक प्रारंभिक जो दौर था मनुष्य का, वह कितना और एक कैसा था, इसको हम लोगों ने भली भांति देखा और समझा भी। तो मुझे लगता है कि यह बर्बर समाज का स्वरूप जो हम इस पूरे प्रक्रम में देख पाए, यह कैसा होना चाहिए या कैसा था, इसके विषय में हम लोगों ने भली भांति पढ़ा।